Welcome viewers and students to another lecture of Canadian taxation which is basically related to form T1 जो कि एक इंडिविजुअल रिटर्न फाइलिंग के विद रिस्पेक्ट टू यूज होता है एंड सब इंक्लूजन्स। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन भी करेंगे सो दैट लेटर ऑन जब हम उसके प्रैक्टिकल की एस्पेक्ट्स रिटर्न फाइलिंग में फॉर्म को फिल करने को लेकर सीखें सो यू वॉन्ट कन्फ्रंट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज उसके लिमिट्स उसका पर्पस आपको पहले से क्लियर हो। So let's start our lecture now. Okay, so let's proceed. Form T1 basically individual tax return। अब यहाँ पर ना मैं लिखती हूँ एक फॉर्म T1, फॉर्म T2 और एक फॉर्म T2125। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेसिकली ये एक इंडिविजुअल अगर उसकी बिजनेस इनकम को छोड़कर बाकी सारी इनकम्स हैं, क्योंकि T125 बिजनेस इनकम के लिए होता है। अगर उसकी बिजनेस इनकम है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस है, तो फिर ये फाइल होगा इन एडिशन टू द अदर टाइप्स ऑफ इनकम। एक इंडिविजुअल है, एम्प्लॉयमेंट से इनकम आ रही है, इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, कैपिटल गेन इनकम है, वो सारी चीजें इसमें रिपोर्ट होंगी। लेकिन वही एक इंडिविजुअल को अगर बिजनेस से इनकम आ रही है और उस इंडिविजुअल को जो बिजनेस से इनकम आ रही है वो जो उसका बिजनेस है ना, बिजनेस इनकम तो आ रही है बट वो जो उसका बिजनेस है वो अनरजिस्टर्ड है, तो फिर कौन सा फॉर्म फिल होगा? फॉर्म T2125। और अगर यही रजिस्टर्ड बिजनेस है, कॉर्पोरेट है, कंपनी है, तो फॉर्म कौन सा फिल होगा? T2। तो यहाँ पर हमने जो कंफ्यूजन एरिया वो पहले से क्लियर कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ फॉर्म T1। सो बेसिकली अगर जनरल फॉर्म की बात की जाए, इट्स द प्राइमरी डॉक्यूमेंट। व्हाट इज दिस रेफर टू एज? प्राइमरी डॉक्यूमेंट विच इज बेसिकली यूज्ड टू फाइल पर्सनल इनकम टैक्सेस इन कनाडा। अगर आप एक कैनेडियन इंडिविजुअल हो, एक रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आपके लिए कौन सा फॉर्म रेलिवेंट होगा? अगर आपके बिजनेस इनकम नहीं है, बाकी सारे सोर्सेज ऑफ इनकम है, फॉर्म T1। और अगर बिजनेस इनकम भी है तो T1 के साथ साथ फॉर्म T2125 भी फाइल करना पड़ेगा। बेसिकली इट कैप्चर्स एवरीथिंग। टोटल इनकम कितनी है, नेट इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम कितनी है, और ये आपको ये बताता है कि कितना बैलेंस आपको डिपार्टमेंट को देना है या कितना आपका रिफंड निकलता है, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद। अगर आप एक बिजनेस ओनर है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप आपकी है, राइट, और रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो फॉर्म T1 तो आप उसमें डिटेल्स कुछ इनकॉर्पोरेट कर दोगे, बट इन एडिशन टू दैट अगर आपका अनरजिस्टर्ड बिजनेस है तो फॉर्म T125 फिल होगा। अगर आपकी प्रॉपर कंपनी है तो फॉर्म T2 भी फिल होगा अलॉन्ग विद द फॉर्म T1। अब आगे इसमें एक छोटा सा डिस्कशन और कर लेते हैं फॉर्म T1 एंड फॉर्म T2125। बेसिकली अगर हम बात करें फॉर्म T1 की, सो T1 जनरल फॉर्म इज अ टैक्स फॉर्म फाइल्ड विद द कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी। जो भी आपकी पूरे ईयर में जो आपने पैसा कमाया उसके ऊपर जो भी आपको टैक्स भरना है उसकी रिटर्न फाइल करते हो आप। जो भी इंडिविजुअल्स हैं या बिजनेस ओनर्स हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल, या फिर आप पार्टनर हो, अगर आपकी पार्टनरशिप है तो आप उसमें एज एन इंडिविजुअल आपकी क्या क्या इनकम है वो आप T1 में फाइल करते हो। और इसमें आपकी हर टाइप की इनकम, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम, क्योंकि अगर आपके बिजनेस इनकम है T1 के साथ फॉर्म T2125 भी फाइल हो जाएगा। सो सारी की सारी इनकम जो आप इसमें रिपोर्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट इनकम, डिविडेंड इनकम, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो उसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम सारी, क्या डिडक्शंस है, कितना टैक्स पेबल है, कितना रिफंड निकलता है, कितना टैक्स का पेमेंट करना है, सब कुछ इसमें आ जाता है। With T1 general form, you can receive your tax refund back faster than if you had filed other forms or had not filed at all. Basically T1 अगर आप फाइल करते हो तो सारा जो प्रोसेस है वो एक्सपेडाइट हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था, एक बार और कर लेते हैं। एक इंडिविजुअल है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस है, बिजनेस इनकम अर्न करे तो फॉर्म T2125 फाइल होगा आपका। सो इफ यू रन अ बिजनेस इन कैनेडा, पॉइंट नंबर 1, and that business is not incorporated, mean to say unregistered business, आप बस ट्रेडमार्क वगैरह ले लिया या फिर बिना ट्रेडमार्क के बस ऐसे एक नॉर्मल बिजनेस रन कर रहे हो, कोई आपने कंपनी वगैरह ओपन नहीं करी है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप या तो सोल प्रोप्राइटर की तरह कर सकते हो या नॉर्मल पार्टनरशिप। सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर इवन पार्टनर की तरह कर रहे हो, 1 to 4 इंडिविजुअल्स हैं, मतलब 1 to 4 पार्टनर्स हैं, तो उसके लिए आपका जो फॉर्म रेलिवेंट होता है वो होता है फॉर्म T2125, क्योंकि अगर कंपनी फॉर्म होती है तो फिर फॉर्म T2 फाइल होता है।
So the form T1 general और T1 इनकम टैक्स एंड बेनिफिट रिटर्न इज व्हाट एन एवरेज कैनेडियन इज रिक्वायर्ड टू फिल आउट। लेकिन अगर बिजनेस है तो T1 के साथ फॉर्म T2125 भी फाइल हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी इनकम के लिए आपका फॉर्म T1 हो गया एज एन इंडिविजुअल, एंड बिजनेस इनकम एज एन इंडिविजुअल फॉर योर अनरजिस्टर्ड बिजनेस तो फॉर्म T2125 भी फाइल होगा। इन अ नटशेल, शॉर्ट में बात की जाए, फॉर्म T1 आपको, आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, आपकी कोई भी टाइप की इनकम है, एनी टाइप ऑफ इनकम, बिजनेस की एक कंसोलिडेटेड आ जाती है, ऑल टाइप्स, वो आप किस में रिपोर्ट करते हो, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम फॉर्म T1 में सारी डिडक्शन भी आ जाती है, इनकम भी आ जाती है, कितना रिफंड निकलता है, सब कुछ। लेकिन फिर फॉर्म 2125 का क्या रोल है, जो कि आपको इन एडिशन टू T1 फाइल करना पड़ता है। अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है तो T1 के साथ साथ फॉर्म T125 भी फाइल होगा, अगर आपका वो जो बिजनेस है वो अनरजिस्टर्ड है, अनइनकॉर्पोरेटेड है। और अगर रजिस्टर्ड बिजनेस है, जैसे कंपनी वगैरह ओपन कर रखी है, तो फिर फॉर्म T1 के साथ क्या फाइल होगा, अगर यही हम अनरजिस्टर्ड ना बोल के बोल दें रजिस्टर्ड है और कंपनी फॉर्म है, फिर कौन सा फॉर्म फिल होगा T1 के साथ, फॉर्म T2। क्लियर, एज सिंपल एज दैट। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। बेसिक्स की बात करते हैं फॉर्म T1। यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू फाइलिंग, और प्रायर ईयर का जो भी डेटा है वो वहां से आप रोल ओवर कर सकते हैं, ले सकते हैं। आपको सबसे पहले क्लाइंट की जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी होगी, उसका नेम, देन उसका सोशल इंश्योरेंस नंबर, क्योंकि जब हम फॉर्म प्रैक्टिकली फाइल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा अगर यहाँ पर अच्छे से समझा होगा। उसके कितने बच्चे हैं, किड्स, स्पाउस, उसके हस्बैंड की वाइफ है, वाइफ का हस्बैंड, स्पाउस की डिटेल्स, डिपेंडेंट उसके ऊपर जो है उनकी डिटेल्स, ठीक है, और उसकी कितनी इनकम है। जो भी वो स्लिप्स वगैरह है वो कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी से डाउनलोड कर सकता है, जो कि उसकी एम्प्लॉयमेंट की है या ट्रस्ट की T3 है या T4 है। तो ये जो सारे हमारे फॉर्म्स है ना, ये भी हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि क्या होता है, T1 को फाइल करने से पहले कुछ आपको स्केड्यूल्स, कुछ आपको फॉर्म्स पहले से पता होने चाहिए। तो T1 की इस बेसिक लेक्चर और इसमें जो हम नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट पढ़ने वाले हैं, तो एक और लेक्चर होगा नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट का। तो इन दो लेक्चर्स के बाद T1 फॉर्म का प्रैक्टिकल फाइलिंग सीखने से पहले हम ये भी सीखेंगे कि स्केड्यूल जो उसके रेलेवेंट है और उसमें जो जो फॉर्म्स फिल होने चाहिए, तो पहले T1 से पहले वो सारे फॉर्म्स की इंफॉर्मेशन करेंगे, उनके प्रैक्टिकल फाइलिंग सीखेंगे, फिर विल कम बैक टू द T1, ताकि उसकी आपको डिटेल समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए, इन्वेस्टमेंट इनकम है, डिविडेंड है, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है। बिजनेस और रेंटल इनकम है तो फॉर्म T2125 हो जाएगा। रेगुलर रेंटल इनकम है तो T776 आ जाएगा। डिडक्शंस जो हैं वो सारी आप क्लेम कर सकते हो, पेंशन, एम्प्लॉयमेंट इनकम, चाइल्ड केयर। और ये जो डिडक्शंस हैं या क्रेडिट्स हैं वो हम डिटेल में आज करेंगे, स्पेशली अगर हम बात करें नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट की, यही हम डिटेल में करने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलिए, अगर हम प्रोसेस की बात करें टू फाइल फॉर्म T1, तो उसके लिए हमें इनकम सारी पता होनी चाहिए, डिडक्शंस पता होनी चाहिए, क्रेडिट्स कौन से हैं, और फिर हमारा नेक्स्ट लास्ट में निकलता है कि कितना टैक्स की पेमेंट हमें करनी है, चाहे वो फेडरल टैक्स है, चाहे वो प्रोविंशियल टैक्स है, या फिर हमें कोई टैक्स इंस्टॉलमेंट बनी है, अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट होगा। लेकिन किन के ऊपर डिपेंड करता है, इनकम कितनी है, कितनी डिडक्शन है, और कितने क्रेडिट्स हमें मिल रहे हैं। इनकम में कौन कौन सी इनकम हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट से आ सकती है, पेंशन से आ सकती है, बिजनेस इनकम आ सकती है, रेंटल इनकम आ सकती है। बिजनेस इनकम के लिए कौन सा फॉर्म है, T2125, इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड। रेंटल इनकम के लिए कौन सा फॉर्म है, 776, इन्वेस्टमेंट इनकम, एंड सो ऑन। तो एक हम रिवीजन लेक्चर भी रखेंगे जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन वो तब आएगा लास्ट में जब हमारे सारे फॉर्म्स, उनकी फाइलिंग और उनकी डिटेल्स हो चुकी होगी। चलो, आपने डिफरेंट सोर्सेज से इनकम अर्न कर ली, अब उस इनकम में से आपको डिडक्शंस देनी है, चाहे वो आपकी रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान है, चाइल्ड केयर है, आपके कैरिंग चार्जेस हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस हैं, ये सारे माइनस होंगे। फिर क्रेडिट आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, मेडिकल का, डोनेशन का, ट्यूशन का, डिसेबिलिटी का, ये सारी चीज़ें माइनस और एडजस्टमेंट करने के बाद जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। सो T1 को फॉर्म जो है फाइल करने का, इट्स अ प्रोसेस। इनकम क्या है, उसके रिडक्शन कितनी है, एडजस्टमेंट्स फॉर द क्रेडिट्स, फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। सो ये प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन टैक्स स्लिप्स की, तो इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए हमारी टैक्स स्लिप्स क्या आती हैं, स्टेटमेंट ऑफ ट्रस्ट इनकम के लिए फॉर्म T3 होता है,
इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्म T5 होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस के लिए हमारा फॉर्म 5008 होता है, पार्टनरशिप इनकम के लिए फॉर्म T5013 आता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्म T4 आता है, पेंशन के लिए T4A आता है, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग प्लान के लिए फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग वाला T4 आ जाता है, T4PS प्रॉफिट शेयरिंग वाला, और रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान के लिए RSP आ जाता है, T4 RSP। ओल्ड एज सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, T4A आ जाता है, ओल्ड एज सिक्योरिटी, OS मतलब ओल्ड एज सिक्योरिटी। कैनेडियन पेंशन प्लान के लिए T4AP आ जाता है, पेंशन प्लान। आपके उसके बाद अगर आपकी आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है ना, आपके एन्युटी एंड ऑल दैट, उसके लिए भी आपके फॉर्म्स वगैरह आते हैं। स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट है, स्टडी कर रहे हो, उसके लिए भी आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन आपका ट्यूशन एजुकेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसके लिए आपका फॉर्म जो रेलिवेंट है वो कौन सा है, T2202A। और ये आप सारी जो टैक्स स्लिप्स हैं कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी की वेबसाइट से ऑटो फिल माई रिटर्न से डाउनलोड कर सकते हो, डिटेल्स प्रोक्योर कर सकते हो, नहीं तो फेडरल वर्कशीट जब हम फॉर्म फाइलिंग सीखेंगे एडीवी टैक्स के थ्रू या टर्बो टैक्स के थ्रू, वहां से आपको और डिटेल समझ में आएंगी। अब जो मैं आज का लेक्चर कहने वाली थी, नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स की बात करने वाली थी, तो उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कंटिन्यू रहेगा नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट ही। चलिए, नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट की बात की जाए तो हमारा फर्स्ट स्टेप उसमें क्या होता है कि हमारा फेडरल वाला नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट में क्या क्या आ जाता है। अच्छा, एक चीज आपको समझने की जरूरत है, टैक्स क्रेडिट में एडजस्टमेंट्स होती है, टैक्स डिडक्शन में आपको स्ट्रेट अवे माइनस होता है, ठीक है। टैक्स क्रेडिट में डिफरेंट परसेंटेज आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, टैक्स ब्रैकेट क्रेडिट्स, नेट आप माइनस करके आपका कितना टैक्स बना है। और ये जो हमारी लाइन 420 आती है, टोटल फेडरल टैक्स पेबल, ये लाइन कहाँ पर आती है, ये हमारी आती है जब हम नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट का पेज करते हैं, जो कि आपका पेज नंबर 5 और 6 होता है, उसके अंदर लाइंस बनी हुई हैं। तो वो लाइन कौन से में आता है, फेडरल टैक्स पेबल 420, जो कि पहले था, और अभी इसके थोड़े से 2019 के बाद वो चीज़ें चेंज हुई हैं, और अभी हम अपडेटेड वाला ही करेंगे इसके बाद। अगर हम बात करें नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट की, चाहे आपका रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान है, सो दे आर नॉट डिडक्टेड इन कंप्यूटिंग नेट इनकम और टैक्सेबल इनकम, तो फिर कहाँ होता है, और ये इनको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। अगर ये क्रेडिट यूज नहीं होते तो दे आर लॉस्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिस कैलकुलेट करते हैं, और उसका हम अलग से लेक्चर भी करेंगे। पहले बेसिस कैलकुलेट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 15% से, फिर रिडक्शन कितनी पॉसिबल होती है इनकम टैक्स में, टोटल बेसिस इनटू परसेंटेज, फिर वो अमाउंट माइनस होता है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे जब हम फॉर्म फिल करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने जा रहे हैं कि जो हमारा फॉर्म T1 होता है, उसका जो पेज नंबर एक तो पेज 5 और पेज 6 में नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स आते हैं, जो कि इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि टोटल इनकम हमारी कितनी कैलकुलेट हुई थी T1 के पेज नंबर 4 एंड ऑल में। जब हम उसे पूरा सीखेंगे तो वहां से आपको क्लियर होगा। तो जो हमारे नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट है, कौन से, नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट, और अभी मैं आपको इसका लाइव भी दिखा दूंगी ये समझाने के बाद, ठीक है। और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन हम करेंगे जब सारे क्रेडिट्स हो जाएंगे। तो ये कुछ क्रेडिट्स हैं जो कि आप क्लेम कर सकते हैं, जैसे बेसिक पर्सनल अमाउंट इतने कितने की आप प्रोडक्शन मिलेगी, एज से रिलेटेड, स्पाउस से रिलेटेड, डिपेंडेंट्स, केयर गिवर वाला अमाउंट अगर आप दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, पेरेंटल इंश्योरेंस। और ये जो मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हैं, ये क्या है, ये लाइंस हैं, जैसे बॉक्सेस के बाद जो लाइंस आती है ना जब हम फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, तो ये वो है। और ये भी मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी भी लास्ट में। फायर फाइटर्स अमाउंट है, एम्प्लॉयमेंट अमाउंट है, होम पेयर्स अमाउंट, होम एक्सेसिबिलिटी अमाउंट, तो ये सारे आगे, ये सारी आपकी क्या है, डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट, डोनेशन, गिफ्ट, तो ये सारे आपके हैं। ये जो पूरी मैंने आपको एक कंप्लीट लिस्ट दे दी है, लाइन 3000 मतलब 3 4 टाइम्स 0 से लेके यहाँ पर 3500 तक जितने भी नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट है वो सारे इंक्लूड हो गए हैं। अभी इन सारे रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल रादर टैक्स क्रेडिट्स को हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हमारी आ जाती है लाइन 30000। अब ये क्या है, जब हम आपको मैं फॉर्म दिखाऊंगी तो वहां से आपको आइडिया होगा। एंड इन फैक्ट
अगर हम ये वाली लाइन की बात करें तो इसमें पर्सनल अमाउंट, बेसिक पर्सनल अमाउंट की डिडक्शन आपको मिलती है। 2019 से पहले ये जो लाइन थी वो लाइन 300 होती थी, लेकिन अभी 2019 के बाद जब अपडेशन हुई है ये लाइन कहलाती है 300,000. बेसिक पर्सनल अमाउंट, जैसे हमारे इंडिया के अंदर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है टैक्सेशन के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, वैसे ही इनका बेसिक जो आपको डिडक्शन मिलेगी मिलेगी। यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाला है, अगर आपकी नेट इनकम लाइन 23600 जो कि किससे रिलेटेड होती है, आपकी नेट इनकम है ना, तो अगर उसमें वो $1,55,625 से लेस है या उतने तक है, तो आपको कितनी स्ट्रेट अवे डिडक्शन मिलती है? 14,398। खुद से भी एंटर कर सकते हो, या तो फेडरल वर्कशीट पे अगर आप अपना अमाउंट वगैरह लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके भी दे देते हैं। खुद से कर सकते हो या फेडरल वर्कशीट जो होती है जब हम टैक्स फाइल करते हैं। लेकिन अगर यही आपकी इनकम 2,21,708 और मोर है, तो फिर डिडक्शन इतनी आ जाती है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपकी जो डिडक्शंस हैं वो वेरी करती हैं। ये तो था बेसिक एग्जाम्पशन, लेकिन अगर ओल्ड एज वाले बेनिफिट्स की डिडक्शन देखी जाए जो कि लाइन 30100 में आपको करनी है क्लेम, जो कि पहले 301 होता था, बट अभी के लिए हमारे लिए ये रेलेवेंट है, ये 2019 से पहले ये इस लाइन में आता था, अभी के लिए 30100 अमाउंट है। अगर आपकी एज 65 ईयर्स या उससे ज्यादा है, राइट, एज ऑन 31 ऑफ द रिपोर्टिंग ईयर, तो आपको एक और चीज देखनी है, एक तो 65 ईयर्स से ज्यादा हो आप, 65 ईयर्स और मोर देन 65 ईयर्स, प्लस दूसरी कंडीशन क्या देखनी है आपको, आपकी जो लाइन 23600 में जो आपने इनकम रिपोर्ट करी है वो लेस देन $92,480 है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका बेनिफिट अलग होगा, और अगर आपकी नेट इनकम ये वाले ब्रैकेट में है तो आपको इतना डिडक्शन मिलेगा, ओल्ड एज बेनिफिट की डिडक्शन कह लो। और अगर इससे ज्यादा है लेकिन इससे लेस है, ये एक तरह से रेंज हो गई, $39,826 से लेस है तो $7,898 की डिडक्शन मिलेगी, ओल्ड एज बेनिफिट की डिडक्शन कह लो। 39,826 बट लेस देन $92,480, तो आपको जो डिडक्शन है फेडरल वर्कशीट के अकॉर्डिंगली, इसके बीच में जो भी अमाउंट आपका आता है फेडरल वर्कशीट के अकॉर्डिंगली वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा सॉफ्टवेयर प्रोपोर्शनेटली। आगे आपका अमाउंट जो है किससे रिलेटेड आता है डिडक्शन का, ये जो हम सारे डिडक्शंस कर रहे हैं ये नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट है। लाइन 30000 की करी हमने जो बेसिक एग्जाम्पशन अमाउंट की, फिर हमने करी लाइन 30100 जो एज ओल्ड एज के अमाउंट की डिडक्शन है, और उसके बाद हम कर रहे हैं लाइन 30300 जो कि आपका स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिडक्शन मिलेगी। चलिए अब इसको समझते हैं। यू कैन क्लेम दिस अमाउंट, लेकिन कैसे, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इफ एट एनी टाइम इन द ईयर, जो रिपोर्टिंग ईयर है आपका, यू सपोर्टेड योर स्पाउस, आपने अपने स्पाउस जो कॉमन लॉ पार्टनर को सपोर्ट किया है, एंड आपके स्पाउस की जो नेट इनकम थी, अगर उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की होती, या अगर फाइल करी है, नहीं भी फाइल करी, अगर उनकी इनकम कितनी होती, लेस देन द बेसिक पर्सनल अमाउंट, बेसिक पर्सनल अमाउंट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कह लो जैसे इंडिया के अंदर होती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो बेसिक पर्सनल अमाउंट उस दिन डिडक्शन आप क्लेम करोगे ही करोगे, प्लस $2350 की डिडक्शन भी मिलेगी अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। किस वजह से? फिजिकल या मेंटल डिसफंक्शनिंग की वजह से। यानी कि कहना क्या चाहते हैं आप, अपनी तो पर्सनल अमाउंट की बेसिक एग्जाम्पशन तो लोगे ही लोगे, लेकिन अगर आपका स्पाउस कुछ अर्न नहीं कर रहा या उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नेसेसिटी नहीं है, तो जो आपका स्पाउस का बेसिक पर्सनल अमाउंट का डिडक्शन है तो आप वो लोगे, प्लस अगर आपका स्पाउस जो है फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है उसको, तो अलग से इसके $2350 की डिडक्शन भी मिलेगी अलॉन्ग विद द बेसिक पर्सनल अमाउंट वाली डिडक्शन। और जो बेसिक पर्सनल अमाउंट वाली डिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, तो आपको इनकम देखनी पड़ती है, इनकम कहाँ पर लाई करती है, ठीक है, अकॉर्डिंगली वो अमाउंट कैलकुलेट होता है। ठीक है, आप स्पाउस के केस में भी देखोगे कि उसकी अगर इनकम निल है या इसमें रेंज करती है तो अकॉर्डिंगली ये भी आप क्लेम ले सकते हो। कहना क्या चाहते हैं, एक तो अपना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लोगे, स्पाउस नहीं अर्न करा तो उसका भी ले रहे हो आप डिडक्शन, ड्यूअल बेनिफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इफ यू हैड टू मेक सपोर्ट पेमेंट्स टू योर करंट और फॉर्मर स्पाउस, चाहे आपका जो करंट जो आपको कॉमन लॉ पार्टनर या स्पाउस है, या फिर जो आपका पहले था उसको आपने सपोर्ट किया,
एंड यू वर सेपरेटेड ओनली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर 2022, आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया इन बिटवीन, है ना, या आप स्पाउस नहीं रहे, उसका डिवोर्स हो गया, या व्हाट्सोएवर द कंडीशन इज, अगर पार्ट ऑफ द ईयर भी आप उसके पार्टनर थे, तो अकॉर्डिंगली आप अमाउंट कैलकुलेट कर लोगे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का उस पार्ट ऑफ द ईयर में जिसमें आपका स्पाउस क्या था, स्पाउस क्या था जिसमें आपके साथ था। कहना क्या चाहते हैं, पार्टनर ने इनकम नहीं अर्न करी, उसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वाला अमाउंट का बेनिफिट ले लो। लेकिन अगर पार्ट ऑफ द ईयर में आपका जो स्पाउस है वो 4 मंथ्स ही आपके साथ रहा, तो प्रोपोर्शनेटली 4 मंथ्स का बेनिफिट ले लो, ये कहना चाहते हैं। देन सपोर्ट पेमेंट्स जो हैं वो कौन से इसमें आएंगी, लाइन 2200 में एक आपके 30300 में भी आप बेनिफिट ले सकते हो। इफ यू रिकनसाइल्ड विद योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर एंड यू वर लिविंग टुगेदर लास्ट डे ऑफ द ईयर में, सो आप ये भी बेनिफिट ले सकते हो। एंड एनी अलाउबल अमाउंट्स ऑन 3 to 600 ऑफ योर रिटर्न, ओनली वन स्पाउस का बेनिफिट लोगे। ये नहीं कि अगर आपके मोर देन 2 स्पाउसेस थे उसका भी पूरा बेनिफिट ले लिया, उसका भी पूरा बेनिफिट ले लिया, ऐसा नहीं होगा। तो पार्ट ऑफ द ईयर प्रोपोर्शनेटली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये चीज तब ज्यादा क्लियर होगी जब हम इसका प्रैक्टिकल फॉर्म करेंगे। अभी के लिए ये पूरे का जो हमने पूरी स्टडी करी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप अपना तो पर्सनल आपकी इनकम इतनी थी, इस ब्रैकेट में है, वो तो बेनिफिट लोगे लोगे कि अगर अगर इनकम इसके बीच में है तो इतना बेनिफिट मिल जाएगा, इससे ज्यादा है तो इतना बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। जो हमारे स्लैब्स बनी हुई है, इनको क्या कहते हैं, टैक्स ब्रैकेट्स या स्लैब्स। लेकिन अगर आपका स्पाउस रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, बेसिक उससे लेस है, तो वो बेनिफिट भी आप लोगे। और अगर आपका स्पाउस कोई फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, उससे अफेक्ट हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो भी आपको 2350 का जो हमने यहाँ पर बेनिफिट करा था डॉलर्स का, वो भी मिलेगा आपको। देन उसके बाद हमारी लाइन आती है 30400 वाली। इसके लास्ट में जब मैं आपको दिखाऊंगी ना, मैं जो ये लाइंस की बात कर रही हूँ ये क्या है, तो आपको और क्लियर होगा। अमाउंट फॉर एन एलिजिबल डिपेंडेंट, अगर आपके ऊपर कोई पर्सन डिपेंडेंट है जिसकी अलग से कोई इनकम नहीं है, तो आप वो बेनिफिट ले सकते हो। बट यू कैन नॉट क्लेम दिस अमाउंट इफ यू क्लेम्ड एन अमाउंट फॉर द, अगर आपने अपने एक स्पाउस का बेनिफिट ले लिया तो फिर डिपेंडेंट का बेनिफिट नहीं लोगे। दोनों में से एक ही बेनिफिट ले सकते हो, किसी भी एक डिपेंडेंट का या स्पाउस का, सभी का बेनिफिट्स नहीं ले सकते। ये मेरा स्पाउस है, इसकी बेसिक एग्जाम्पशन का लिमिट का मुझे बेनिफिट दे दो, ये मेरा डिपेंडेंट है, ये भी मेरा डिपेंडेंट है, सबका ही बेनिफिट ले लोगे फिर तो आप। अपना भी ले लोगे, स्पाउस का भी ले लोगे, डिपेंडेंट्स का भी ले लोगे, नो, दोनों में से एक का, या स्पाउस या डिपेंडेंट का, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर लेक्चर, फिर जो हमारा नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू रहेगा। फॉर्म में मैं आपको वो लाइन शो करूंगी, कौन कौन सी लाइंस। एक तो हमने करी है लाइन 30000, फिर एक जो एज अमाउंट वाली करी है 30100, 30300, 100, 300, 400 एंड 425। ओके, 100, 300, 400 और 425, ये मैं सारी अभी आपको फॉर्म में भी दिखाऊंगी। ऑलराइट, चलिए। सो इफ यू आर एलिजिबल फॉर द कैनेडियन केयर गिवन अमाउंट के लिए, आपके स्पाउस के लिए या फिर कोई डिपेंडेंट जो कि 18 ईयर्स ऑफ एज और उससे बड़ा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर उनकी इनकम इस ब्रैकेट के बीच में है, तो आप इतना बेनिफिट ले सकते हो इस लाइन के अंदर 30425 के अंदर। लेकिन आप पहले कौन सा अमाउंट क्लेम करोगे, 2350 वाला। कैन यू रिकॉल ये 2350 वाला बेनिफिट कौन सा था, अगर आपका स्पाउस मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी से अफेक्ट हो रहा है। पहले ये वाला लोगे, फिर बैलेंस उसमें वो लोगे, ठीक है। लेकिन जहां पर भी विच एवर अप्लाइज, और ये शेड्यूल 5 भी हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। जो हमारी कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी 8 में आस्क फॉर अ साइन स्टेटमेंट, हम कह रहे हैं फिजिकल एबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, बट कैसे पता लगेगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर से सर्टिफिकेट लेकर आओ। लेकिन कुछ सिचुएशन में वो नहीं भी लेना पड़ता, अगर वो आप अलग से इसके लिए फॉर्म जो है वो आप फाइल कर देते हो, जैसे कि अप्रूव्ड फॉर्म है आपके पास, फॉर्म T2201, तो फिर आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, अदरवाइज है। यहाँ पर तो हमने करा था अगर आपका ओवर 18 ईयर्स है, अगर आपके कोई बच्चे हैं जो 18 साल से कम की एज के हैं, एंड द स्टेटमेंट ऑल्सो शोड दैट कि चाइल्ड जो है इज विलिंग टू एंड कंटिन्यू टू बी डिपेंडेंट, आपके लिए आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है,
क्योंकि उसकी कोई फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगेन आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगेन आई वुड रादर से कि फर्स्ट आप स्पाउस वाला बेनिफिट लोगे, क्लेम वो करोगे, एंड अकॉर्डिंगली फिर देखोगे कि आपके लिए बैलेंस कितना अमाउंट है। बट यू डू नॉट नीड अ साइन स्टेटमेंट फ्रॉम मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगेन ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर फॉर्म T2201 अप्रूव्ड होता है, अप्रूव्ड फॉर्म है आपके पास, डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, मे बी फॉर 1 year और 2 years, वॉट एवर द केसेस, तो फिर अलग से मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर ये अप्रूव फॉर्म T2201 नहीं है, फिर चाहिए मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट। देन कैलकुलेट द नेट इनकम फॉर द पर्सन यू आर क्लेमिंग 23600, पॉइंट टू बी नोटेड। ये बहुत रेलिवेंट लाइन है हमारे फॉर्म T1 की, कि आपकी जो भी नेट इनकम है वो कौन सी लाइन में रिपोर्ट होती है, 23600, जो कि मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर भी दिखाऊंगी फॉर्म के अंदर। उसके बाद आप 30300 लाइन को कंप्लीट करोगे, या 34000, जो भी एप्लीकेबल है। देन 30425 जो कि केयर गिवर वाली है, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप कैलकुलेट अमाउंट करोगे जो आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर है and you are unable to claim the Canada giver amount on line 30425 of your return for eligible dependent 18 years or older, you may be able to claim the Canada caregiver amount for infirm dependents aged 18 years or older on form 30450 for your return. स्पाउस के लिए अलग लाइन के अंदर है, लेकिन केयर गिवर के लिए कौन सा हमारा लाइन रेलिवेंट है, फॉर्म नहीं, फॉर्म T1 तो है, बट लाइन 30450। और आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही क्लेम ले सकते हो, और आप ये अमाउंट जो है स्प्लिट नहीं कर सकते अनदर पर्सन के साथ। आपको ही इसका क्लेम मिलेगा, नॉट टू एनी अदर पर्सन। और यहाँ पर अब मैं आपको ये भी शो करके दिखा देती हूँ कि जो मैं ये बात करी थी, फॉर्म 30000, 30100, 30400, 30425 एंड 30300, ये जो हमने लाइंस करी है, इनकी लिमिट्स करी है, और लाइन 23600 ये फॉर्म्स में कहाँ है। क्यों मैं इतना एम्फेसाइज करी हूँ ये सारी चीजें समझाने में, बिकॉज ये सारी चीजें कहाँ पर यूज होंगी, फॉर्म T1 में यूज होंगी। तो चलिए अब मैं आपको फॉर्म भी शो कर देती हूँ। ऑल राइट, सो एज आई वॉज टेलिंग यू कि जो हमारा फॉर्म है ये T1 इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, तो जो मैंने आपको लाइन बताई थी 23600, यू रिमेंबर, जिसमें हम आपकी टोटल नेट इनकम की बात कर रहे थे, नेट इनकम की बात कर रहे थे, वो ये लाइंस हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आपकी इस लाइन के अंदर अपनी जो नेट इनकम है वो आपकी आती है, क्योंकि अकॉर्डिंगली फिर इसी नेट इनकम से क्या होता है, आपकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो होती हैं। अब जो हमने नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स करे हैं उसकी बात करते हैं। टैक्सेबल इनकम आ गई, फेडरल टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई, ये आ गया आपके नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स पार्ट बी में, फेडरल टैक्स के पार्ट बी में। ठीक है, ये जो हमने लिमिट्स पढ़ गई हैं, ये जो सारी हमने डिस्कशन करा है, ये अब यहाँ पर रेलेवेंट होता है। अब यहाँ पर आपके पास दो चीजें, या तो आप खुद अमाउंट एंटर कर दो, या फेडरल वर्कशीट्स भी यहाँ पर दी हुई हैं, तो वर्कशीट्स में जाकर हम अमाउंट फिल करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके भी आपको बता देते हैं। ऑल राइट, जैसे कि सबसे पहले हमने बेसिक पर्सनल अमाउंट करा था, फिर उसके बाद हमने कौन सा करा था, ओल्ड एज वाला करा था, राइट, 30100 वाला करा था। मैं आपको इनफैक्ट शो भी करके दिखाती हूँ। सॉरी, यहाँ पर वापस आते हैं पेज नंबर 5 पे। चलिए, 30100 हमने कौन सा करा था, ओल्ड एज वाला करा था। अगेन अमाउंट एंटर कर सकते हो, या वर्कशीट में जाकर आप फिल करोगे, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा। स्पाउस वाला प्रोविजन हमने करा था, जो कि लाइन 30300 में, फिर हमने एलिजिबल डिपेंडेंट वाला करा, ठीक है, 30400, फिर हमने 30425 की बात करी, जो कि किससे रिलेटेड था, केयर गिवर वाला, है ना। फिर हमने 18 ईयर्स और ओल्डर्स वाला, जो कि 30450 में आगे चल के आएगा। तो यहाँ पर ये मैं अमाउंट्स एक एक करके प्रोविजंस आपको इसलिए समझा रही हूँ, बिकॉज ये प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग में बहुत रिलेवेंट है। आप जब तक सारे प्रोविजंस और जो जो फॉर्म इसके साथ एसोसिएटेड है T1 के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए फॉर्म T1 की, तो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जो आपके रेलिवेंट फॉर्म्स हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन के बाद जैसे यहाँ पर आते हैं एग्जाम्प्ट इनकम वाले, वो तो मैं आपको करवा दूंगी प्रोविजंस। टोटल इनकम है जैसे T4 एम्प्लॉयमेंट वाला T4A, ये आपके
पी पेंशन वाले 1032 जो इसके स्केड्यूल्स हैं, है ना? शेड्यूल 3 हो गया, आरएसपी वाला हो गया, या फिर आपके इसके अलावा फॉर्म 778 हो गया, 1032 हो गया, शेड्यूल 7 हो गया, और जो हम आज के लेक्चर में पढ़ रहे थे इनफैक्ट नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट, है ना? तो ये सारे हमें पहले समझने पड़ेंगे। तो ये जब आप पूरे समझ जाओगे तब आप T1 रिटर्न जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न होती है उसको पूरा जो समझने में केपेबल होंगे। तो उसके साथ जो भी एसोसिएटेड चीजें हमें पहले समझनी पड़ेंगी, सो दैट यू वॉन्ट कन्फ्रंट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जब आप एक्चुअल में रिटर्न T1 जो है फॉर्म T1 फाइल कर रहे हो एक इंडिविजुअल का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वेरी पर्टिकुलर लेक्चर, जिसमें हमने बेसिक सीखा T1 का और नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट सीखा टिल लाइन 30425 तक। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। Best of luck for enhancing your knowledge base with respect to the Canadian taxation. Thank you.